हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूटस, गुर्जर प्रतिहार और पाल ऑफ बंगाल, यह 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 200 वर्षों तक चला। इसके बारे में हम आज इस पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हुआ था और इसके बाद में उत्तर भारत में काफी दिनों तक, लगभग 50-60 साल तक कोई ताकतवर सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। हालांकि आयुध डायनेस्टी कन्नौज पर काबिज रहा, लेकिन बेसिकली उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। और इसी पीरियड में हम देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट राजवंश पैदा हुए, और वो कौन थे? डेक्कान में, जिसको आज की तारीख में महाराष्ट्र कहते हैं, डेक्कान में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना हुई और जिसका संस्थापक दंती दुर्ग था। तो चालुक्यास के फ्यूडिटरी माने सामंत दंती दुर्ग था, और बाद में चालुक्य के अंतिम शासक को हटा करके स्वतः अपने राजवंश की स्थापना किया था, जिसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कहते हैं, और जिसकी राजधानी मान्यखेत में था। इसमें बहुत स्ट्रांग किंग्स हुए, खास करके ध्रुव और दूसरा गोविंद थर्ड, जिन्होंने उत्तर भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। तो इस तरह से डेक्कान में हम देखते हैं कि एक राष्ट्रकूटा राजवंश की स्थापना हुई, और जिस तरह से बाद के वर्षों में मराठा ने उत्तर भारत पर अनेक बार आक्रमण किया, उसी तरह से लगभग 1000 वर्ष पहले या 800 वर्ष पहले राष्ट्रकूटा ने भी उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश किया। हालांकि वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। तो दोस्तों, उसी तरह से गुर्जर प्रतिहार पहले ये गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान में रहते थे, और बाद में इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और बाद में इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण, प्रथम महत्वपूर्ण राजा हुआ, उसको बोलते हैं नागभट्ट प्रथम। और तीसरा पाल डायनेस्टी इन बंगाल, इसका जो प्रथम शासक था उसका नाम था गोपाल, और ये जनता के द्वारा चुने हुए राजा थे। लेकिन बाद में इनके जो पुत्र धर्मपाल, इसके पीरियड में पाल डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया, और उन्होंने उत्तर भारत में अधिकांश हिस्से पर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों, ये जो 3 डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पाल, इनके बीच में लगातार संघर्ष होता रहा। और एक चौथा फैक्टर भी था, जिसको आयुध डायनेस्टी कहते हैं, जो कि एक माइनर 4th पावर के रूप में, जिसकी राजधानी कन्नौज ही थी, यह भी उसमें शामिल था। हालांकि इसका महत्व ज्यादा नहीं है। तो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, उसका जो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, लड़ाई का जड़ क्या था? तो लड़ाई का जड़ यह था कि जिस तरह से आपने देखा कि मौर्यों के समय में और गुप्ता पीरियड में लगभग 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्रा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा था, पूरे उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित रहा था, और कैपिटल रहा था, राजधानी रहा था। अब इस पीरियड में जब कृषि का काफी विस्तार हो गया, जंगल की कटाई हो गई, लोहे का जबरदस्त उपयोग हो गया, लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को दिए गए, और कल मैंने बताया था कि किस तरह से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स की जगह जगह स्थापना हुई, जिसको जमींदार कहेंगे। और उसके बाद में गुप्ता पीरियड के बाद में हम क्या देखते हैं कि गुप्ता पीरियड में जो वरिष्ठ अधिकारी होता था, उसको तो वो सैलरी कैश में देते थे, गोल्ड कॉइन्स देते थे, लेकिन जो छोटे अधिकारी थे उनको हो सकता है कि लैंड ग्रांट्स छिटपुट दिए गए हों। लेकिन बाद के वर्षों में, गुप्ता पीरियड के अवसान के बाद में हम क्या देखते हैं कि अब जो अधिकारी वर्ग हैं, उनको भी सैलरी के बदले में लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा। और इसके अलावा एक नया चीज डेवलप हुआ, जो भारत में सामंतवाद के विकास में सहायक हुआ, और जिसने राजा की शक्ति को छिन्न कर दिया। वो क्या था? वो ये था कि राजा ने अपने सामंतों को पुलिस पावर, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर और
टैक्सेशन का पावर भी सामंतों को सुपुर्द कर दिया, डेलीगेट कर दिया। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम ये हुए कि जगह जगह सामंतों का जिसको कि महासामंत या मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर कहते हैं, उनका बोलबाला हो गया हिंदुस्तान की राजनीति में, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी। क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि सातवाहनों ने सबसे पहले लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया, जिसके कि हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और उसके बाद में गुप्ता पीरियड में ये काफी प्रचलन में आ गया। गुप्ता पीरियड के बाद में जो आगे का पीरियड है जो हम अभी बता रहे हैं आपको, इस पीरियड में लैंड ग्रांट्स सरकारी अधिकारियों को भी और ब्राह्मणों को दिए जाने लगे। ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स तो पहले भी दिए जाते थे और उन्हें बहुत सारे इम्यूनिटीज दिए जाते थे, उनको प्रिविलेजेस दिया जाते थे, लेकिन गुप्ता पीरियड के अवसान के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी थे वो भी लैंडलॉर्ड के रूप में विलेज ग्रामीण समाज में कन्वर्ट हो गए। क्यों? कि उन्हें जो सैलरी जो पहले उन्हें कैश में मिलता था, उसके बदले में उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया जाने लगा। और इतना ही नहीं, राजा ने टैक्सेशन का पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन जो ग्रांटेड विलेज थे उनमें वो भी अधिकार उन्होंने छोड़ दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स या सामंत बहुत ताकतवर हो गए, और ये सामंत जब युद्ध होता था तो उन्हें आर्मी या फौज राजा को प्रोवाइड करते थे। अब दोस्तों, जो कन्नौज जो है, माने बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, लड़ाई का जड़ क्या था? तो जैसा कि आप देखते हैं कि कन्नौज जो है वह भी यूपी में है और मिडिल गंगेटिक बेसिन में है, और इसका जो ज्योग्राफिकल पोजीशन था वो आप देखेंगे तो उत्तर भारत के मध्य में स्थित है। तो सबसे पहला जो कारण था वो था साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, कि अगर आप कन्नौज पर कब्जा कर लेते हैं तो इसके मतलब पूरे उत्तर भारत के स्वामी आप हो जाते हैं जनता के निगाह में। तो पहला फैक्टर तो ये था। दूसरा फैक्टर ये था, जो मिडिल गंगेटिक बेल्ट जो काफी उपजाऊ वाला इलाका था, उसको तीनों शक्तियां कब्जा करना चाहती थी ताकि उनके रिसोर्सेज में वृद्धि हो। क्योंकि उस जमाने में आर्मी जो है वो ताकत का असली परिचायक था। तो तीनों राज्य, तीनों किंगडम ये चाहते थे कि उनकी जो आर्मी हो बहुत मजबूत हो और वो अविजित हो, इनविंसिबल हो। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें सैलरी तो देते नहीं थे, तो लैंड ग्रांट्स देना है, और चूंकि काफी उपजाऊ भूमि था तो इसीलिए सेना के जवान भी आकर्षित होता था। तो उन्हें अच्छे अच्छे जमीन मिलते थे तनख्वाह के बदले में। तो तीसरा जो फैक्टर था वो ये था कि ये तीनों शक्तियां गुजरात और मालवा इस पर अपना दबदबा रखना चाहती थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गुजरात में पुराने जमाने से ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे हैं, ब्रोच रहे हैं, सोपारा रहे हैं, और उससे पश्चिमी वर्ल्ड से, पश्चिमी दुनिया से हमारा वाणिज्य व्यवसाय पहले से ही होता रहा है। और गुजरात हमेशा से एक रिच प्रदेश रहा है, मालवा भी एक रिच प्रदेश रहा है। तो इसको हथियाने के लिए ये तीनों शक्तियां हमेशा लगी रहती थी। और इसके अलावा चौथा फैक्टर क्या था? चौथा फैक्टर ये था कि ये तीनों शक्तियां एक दूसरे से लड़ाई लड़ करके छोटे छोटे जो राज्य थे जगह जगह पर, उन राजाओं को ये प्रभावित करना चाहते थे, उन्हें दिखाना चाहते थे वो सर्वशक्तिमान है, मतलब दूसरे जो छोटे छोटे राजा हैं वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये चौथा फैक्टर था। और पांचवा, ये जो लड़ाई होती थी उस जमाने में, लड़ाई के दौरान काफी सामान, माने शत्रुओं के काफी सामान लूटे जाते थे, जिसको कि अंग्रेजी में बूटी कहते हैं। तो लूट के सामान का बंटवारा करना भी इनका उद्देश्य रहता था। और इस लड़ाई के दौरान जो विरोधी पक्ष के द्वारा जो हार जाते थे, उनके द्वारा काफी साजो सामान छोड़ करके भाग जाते थे वो लोग, तो उसको भी लूटने का काम, धन संपत्ति या हथियार औजार लूटने का काम उस पीरियड में चलता था। तो इस तरह से उनके रिसोर्सेज में या राजस्व में वृद्धि होता था। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि कन्नौज गंगा नदी के तट पर है, और उस जमाने में ये एक हाईवे था कॉमर्स का, जहां पर कि नदियों के द्वारा आवागमन बहुत ही सुगम था उत्तर भारत में गंगा नदी के सहारे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जहां पर कि
नदी के माध्यम से बहुत सारे व्यापार किए जाते थे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि उस जमाने के हिसाब से जब तोप का आविष्कार नहीं हुआ था और कन्नौज का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो क्लिफ पर, मतलब पहाड़ी के चोटी पर, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण से उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मजबूत था। तो इसीलिए ये तीनों शक्तियां कन्नौज को कब्जा करना चाहती थी और अपना दबदबा उत्तर भारत की राजनीति में सिद्ध करना चाहती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, 200 वर्षों के लगातार युद्ध के बाद में इसका परिणाम क्या हुआ? तीनों शक्तियां कमजोर हो गई, बिखर गई और उसके बाद में दूसरे राजवंशों की स्थापना हुई और राजपूतों का उदय हुआ, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण राजा, सबसे पहला महत्वपूर्ण राजा हुआ, उसका नाम था नागभट्ट प्रथम फर्स्ट। और इनके वंश में नागभट्ट प्रथम का पुत्र था मिहिर भोज, जिसको हम भोज के नाम से भी जानते हैं, और सबसे प्रतापी राजा था। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था आदिवरा। इनके पीरियड में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। दूसरा जो डायनेस्टी था वो था पाल का, और जैसा कि मैंने आपको बताया, संस्थापक जो थे उनका नाम था गोपाल। ये जनता के द्वारा चुने गए थे और इसके बाद में इनका पुत्र था धर्मपाल और इनका पुत्र था देवपाल। ये दोनों के पीरियड में, धर्मपाल और देवपाल के पीरियड में, पाल की शक्ति पूरे भारतवर्ष में अधिकांश हिस्से में फैल गई थी। बहुत ताकतवर साम्राज्य हो गया था वो। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 एडी में किया था। जो चालुक्य डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे कीर्तिवर्धन सेकंड को हरा करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी, जिसका की राजधानी था मान्यखेत या मालखेड़। इस डायनेस्टी में जो सबसे प्रतापी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हुआ वो था ध्रुव और दूसरा गोविंद थर्ड। तब चौथा जो ताकत था, जो शक्ति थी, उसकी राजधानी खुद कन्नौज में थी। एक छोटा शासक था जिसका कि आयुध वंश कहते हैं, आयुध डायनेस्टी, जिसमें कि इंद्रायुध, चक्रायुध, ये बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुए। तो ये हालांकि बहुत ही माइनर शक्ति था और अक्सर ये तीनों शक्तियां, जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये बार बार जो है आयुध डायनेस्टी के किसी सक्सेसर को कन्नौज पर बिठाते थे। लेकिन बाद के वर्षों में गुर्जर प्रतिहार ने फाइनली इन आयुध डायनेस्टी को समाप्त करते हुए खुद अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित कर लिया। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, जो कि खुद एक राजपूत थे, तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी 10वीं शताब्दी में खत्म होने के बाद में गहडवाड़ा डायनेस्टी की स्थापना किया गया और वो भी राजपूत डायनेस्टी था और जिसके अंतिम शासक जयचंद थे, जो 1194 ईस्वी में युद्ध में मारे गए, इससे मोहम्मद गोरी से। हमें पाल डायनेस्टी के बारे में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और वो इंस्क्रिप्शन क्या है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये कॉपर प्लेट इसमें जैसे खलीमपुर, मुंगेर, भागलपुर, जगजीवनपुरा, इन सब जगह हमें इंस्क्रिप्शन पाल डायनेस्टी के और उनके जो एक्सप्लॉइट्स हैं, उनके जो राज्य विस्तार करने की जो घटना है, उसके बारे में जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। उसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन जो है हमें बादल प्रशस्ति है उनका, उससे जानकारी हमें मिलती है कि पाल डायनेस्टी के राजाओं ने कब, कहां, किस जगह युद्ध किया और कहां कहां वो विजित रहे, विक्टोरियस रहे। इसके अलावा प्रतिहार इंस्क्रिप्शंस हमें दौलतपुर और बारा, यहां से जानकारी हमें प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में मिलती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में हमें संजन और सिरपुर के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। इसी तरह से जो रामचरित बाय संध्याकर नंदी, ये जो किताब है, इससे हमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और देवपाल के डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी बादल इंस्क्रिप्शन से मिलती है और जिसमें हमें पता लगता है कि किस तरह से उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को, जैसे उत्कल माने उड़ीसा, उत्कल और हुना, जो उत्तर पश्चिम में जो हून ने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे, किस तरह से उन्होंने बारी बारी से छोटे राजाओं को सफाया किया। यह जानकारी हमें इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से मिलती है। अब दोस्तों, जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, त्रिकोणीय मुकाबला, वो अनेक फेज में हुआ।
जब जब किसी राजवंश की ताकत बढ़ती गई, उन्होंने दूसरे राजवंश को दबाने के लिए उन्होंने युद्ध किया और हराया। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है, स्ट्रगल बिटवीन धर्मपाल एंड वत्सराज, और इनका जो मेन उद्देश्य था वो था कन्नौज को कब्जा करना। और इसमें वत्सराज ने, माने गुर्जर प्रतिहार राजा ने हराया धर्मपाल को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब धर्मपाल का उदय हुआ, माने राजा हुए, तो उन्होंने अपने राज्य का, क्योंकि उनका जो राजा बंगाल में थे केंद्रित उनकी सत्ता, तो उन्होंने राज्य को पश्चिम की तरफ बढ़ाना शुरू किया। और जो मेन जो फोकस था उनका वो था मिडिल गंगेटिक बेसिन के उपजाऊ जमीन, ताकि उनके रिसोर्सेज में वृद्धि हो सके। और दूसरा कि अगर वो कन्नौज के शासक हो जाएंगे तो उत्तर भारत के जितने भी छोटे छोटे शासक हैं वो उनकी अधीनता को, माने सुजरेंटी को स्वीकार कर लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाया धर्मपाल ने। लेकिन धर्मपाल जब आगे बढ़ते गए तो प्रतिहार डायनेस्टी के वत्स राजा ने उन्हें हराया, और इस तरह से जो उनकी जो इंपीरियलिस्टिक जो साम्राज्यवादी जो गतिविधियां थी उस पर रोक लगाया। लेकिन अब ये देखने वाली बात यह है कि ये तीन राज्यों में ये देखते थे कि बैलेंस ऑफ पावर, माने शक्ति का संतुलन। मेरा कहना यह है कि उस समय में भी शक्ति संतुलन काम कर रहा था। क्यों? कि जब राष्ट्रकूटाल ने देखा कि वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया और वर्चुअली कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया, तो उन्हें क्या लगा? उन्हें यह लगा कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हो सकता है कि वत्सराज बंगाल तक भी पूरे इलाके का ना कब्जा कर ले। तो इसीलिए, और उस स्थिति में क्या होता कि जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। इस चीज को रोकने के लिए राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो राजा थे ध्रुव, जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया? वो सीधे नर्मदा नदी को क्रॉस करके और उन्होंने वत्स राजा को हराया। वत्सराज को हराने का उद्देश्य क्या था? कि ये सर्वशक्तिमान नहीं हो पाए, तो इसीलिए वो नर्मदा नदी को क्रॉस करके आए और उन्होंने वत्सराज को हरा दिया। और इसके बाद इतना ही नहीं, वो गंगेटिक बेसिन में आगे बढ़ते गए और उसके बाद में उन्होंने धर्मपाल को पुनः हराया। धर्मपाल, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ पावर था वो डेक्कान था, तो डेक्कान से बंगाल तक काफी लंबी दूरी है, तो देखा कि जो सोर्स ऑफ पावर है उससे मैं ज्यादा दूर जा रहा हूं, तो फिर उन्होंने क्या किया? विड्रॉ किया, और फिर विड्रॉ करके सीधे वापस डेक्कान चले गए। लेकिन इस घटना से धर्मपाल जब वो वापस चले गए ध्रुव, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? धर्मपाल को, माने पाल डायनेस्टी को। और क्योंकि धर्मपाल को पूरी तरह से कुचल नहीं सके, क्योंकि धर्मपाल रिट्रीट करता गया। तो इस तरह से जब राष्ट्रकूटा राजा ध्रुव वापस चला गया, तो धर्मपाल ने पुनः क्या किया? बारी बारी से वन बाय वन नॉर्दर्न इंडिया पर अपना शिकंजा कस दिया, बारी बारी से सभी राजाओं को हराया। और इस तरह से पूरे आरसी मजूमदार के शब्दों में, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं आरसी मजूमदार, उनका कहना है कि जब ध्रुव राष्ट्रकूट राजा ध्रुव वापस चला गया, उसके बाद में धर्मपाल के लिए पूरा फ्री फील्ड हो गया नॉर्दर्न इंडिया में, और उन्होंने वन बाय वन छोटे छोटे राजाओं को हरा करके पूरे नॉर्दर्न इंडिया का स्वामी बन गया। माने ही वाज द लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्दर्न इंडिया। और अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो वत्सराज, जिसने कि धर्मपाल को हराया था, वो खुद राष्ट्रकूटाओं के हाथ से हारने के कारण से उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी, तो वो उसको धर्मपाल को चेक करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है सेकंड फेज, और सेकंड फेज में हम क्या देखते हैं कि जब धर्मपाल ने अपनी शक्ति पूरी तरह से नॉर्दर्न इंडिया पर स्थापित किया, तो उन्होंने क्या किया? कन्नौज को भी कब्जा किया। ये शुरू होता है सेकंड फेज। और उन्होंने जो कन्नौज पर जो आयुध डायनेस्टी के जो इंद्रायुध छोटा सा राजा जो वहां पर स्थापित था, उसको हटा करके अपना जो प्रोटेज, अपने अनुयायी, प्रोटेज माने सबऑर्डिनेट, उन्हीं के वंश के चक्रायुध, इसको कन्नौज की गद्दी पर बिठाया। तो इस तरह से चक्रायुध के माध्यम से धर्मपाल ने कन्नौज को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और इसके पहले वो उत्तर भारत पर पूरी ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा काबी हो ही चुके थे। तो इस तरह से हम देखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने, धर्मपाल ने क्या किया कि पूरे उत्तर भारत के राजाओं को, छोटे छोटे सामंतों को
बड़े सामंतों को, छोटे राजाओं को सब, और नॉर्थ वेस्ट के जो छोटे छोटे राजा थे उन सभी को बुलाया और कन्नौज में दरबार लगाया। और यहां पर सारे सामंत, छोटे छोटे राजा इनके दरबार में उपस्थित हुए और अधिकांश राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, मैंने धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मपाल ने पूरी तरह से उत्तर भारत की ताकत अपने में समाहित कर लिया। मैंने जिसकी ताकत बंगाल से लेकर के बिहार, यूपी और पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत के कुछ इलाके, वहां तक उसकी सत्ता काबिज हो गई। हालांकि डायरेक्ट रूल उन्होंने बहुत कम इलाकों में किया था। जैसा कि सामंतवाद व्यवस्था में प्रचलन है कि इस व्यवस्था में राजा डायरेक्ट प्रशासन नहीं करता, वो छोटे छोटे जो सामंत होते हैं उनको अधीनता स्वीकार करवाता है और उसके बदले में उसको साल में सामंतों को एक निश्चित राशि राजा को देना होता है। कुछ छोटे से इलाके में ही उनकी डायरेक्ट सत्ता होती थी, अधिकांश इलाका सामंतों के डायरेक्ट अधीन में होता था, लेकिन सामंत राजा से जुड़े होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड फेज में जो धर्मपाल है, जो पाल डायनेस्टी का सेकंड राजा है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा उत्तर भारत में बढ़ गई। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट इसका यह होता है, इफेक्ट तीसरा फेज शुरू होता है, थर्ड फेज। और इसमें हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का राजा नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार को नागवार गुजरा कि पाल डायनेस्टी ने जिस तरह से उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था या उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी, उससे ये बहुत ज्यादा खफा हुए। उन्होंने शक्ति का संचय किया और उसके बाद में उन्होंने कन्नौज पर धावा बोल दिया और इस तरह से उन्होंने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। नागभट्ट ने कन्नौज को कैप्चर कर लिया और जो धर्मपाल ने जो चक्रा युद्ध को उज्जैन पर जो अपना जो प्रोटेज बैठाया था, राजा बनाया था, उसको निकाल बाहर कर दिया और निकाल बाहर करके कन्नौज को अपने आप में मिला लिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि बाद के वर्षों में उन्होंने कन्नौज को खुद राजधानी बना लिया गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने। और इसके बाद में जब उन्होंने चक्रा युद्ध को हटाया, जो कि धर्मपाल का नॉमिनी था, तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि धर्मपाल और नागभट्ट सेकंड में जबरदस्त युद्ध हुआ लोअर दोआब में, लगभग मुंगेर के आसपास, जो अभी बिहार में है। और इस तरह से धर्मपाल को नागभट्ट सेकंड ने हरा दिया और धर्मपाल की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस युद्ध में हारने के बाद में क्या हुआ कि उनकी शक्ति कमजोर हो गई और गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि कन्नौज को भी कब्जा कर लिया, तो इसके बाद में इनकी शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। तो जो पहले बैलेंस ऑफ पावर पाल डायनेस्टी की तरफ हो गया था, अब क्या हो गया? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की तरफ आ गया। लेकिन यह बात राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने देखा कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, कन्नौज को कब्जा कर लिया है और इसके अलावा धर्मपाल को हरा दिया है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो दक्षिणी जो बॉर्डर था वो नर्मदा का बॉर्डर था, नर्मदा नदी का। तो उन्हें राजपूतों को यह डर लगता था कि अगर ये ज्यादा सर्वशक्तिमान हो गया तो सबसे पहले वो डेक्कान पर आक्रमण करेगा। तो उनका पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता था कि किसी तरह से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजाओं को ज्यादा ताकतवर नहीं होने दिया जाए। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि धर्मपाल को हरा करके और कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करके गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा, खास करके नागभट्ट सेकंड बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो राजपूत राजा गोविंद थर्ड डेक्कान से कूच किया और इन्होंने नागभट्ट सेकंड को बुरी तरह से, और इस तरह से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ। राष्ट्रकूटों के द्वारा गुर्जर प्रतिहार को हराने के बाद इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ, ये जो युद्ध, जो बैलेंस ऑफ पावर का जो खेल चल रहा था, ये लगभग 100-150 वर्षों तक चला और उसके रिजल्ट परिणाम क्या हुए? ये तीनों शक्तियां बुरी तरह से कमजोर हो गई और इनके जो नीचे जो सामंत थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए। तो दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ
परिणाम यह हुआ कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ये खंड खंड में विभाजित हो गया और इनके सामंत जो अधिकांश राजपूत थे उन्होंने अपने अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। जैसे राजपूताना में बप्पा रावल, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो सिसोदिया वंश राजपूत भी कहते हैं, वंश भी कहते हैं। बप्पा रावल इनके संस्थापक थे या उनको पहले गुहिलाल कहा जाता था। तो इस तरह से बप्पा रावल ने राजपूताना में पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, जो गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे और जाति से उस समय ब्राह्मण थे, बाद में ये क्षत्रिय हो गए। उसके बाद में दूसरा जो शासक पैदा हुआ वो कौन था? गाहड़वाला। ये वंश की स्थापना, ये भी राजपूत वंश डायनेस्टी हुआ था, जिसका अंतिम शासक जयचंद था। तोमर, ये दिल्ली में इनका क्षेत्र था, ये भी राजपूत वंश। बाद में चौहान वंश के राजाओं ने तोमर को अपने में मिला लिया, मैंने दिल्ली को मिला लिया। एक चौहान वंश या चाहमान, जिसके के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे, ये इनका जो कैपिटल था वो था अजमेर। पहले जो कैपिटल था उसको बोलते थे साकंबरी, माने सांबर झील आप जानते हो, जहां पर काफी नमक मिलता है राजस्थान में, उसी के आसपास इनका राजधानी था, इसीलिए चौहान ऑफ साकंबरी भी इनको कहते हैं। बाद में इन्होंने अपना कैपिटल अजमेर में रखा। उसके बाद में चंडीलास, इनका राजधानी था महोबा और कालिंजर का दुर्ग इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता था। और अभी जो आप बहुत सारे जो मंदिर खजुराहो के आप देखते हैं वो चंडेला राजपूतों के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके अलावा सोलंकी राजपूत गुजरात में, जिसको कि चालुक्या भी बोलते हैं, सोलंकीस ऑब्लिक चालुक्यास, ये इंपॉर्टेंट राजपूत वंश की स्थापना गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के समाप्त होने के बाद में हिंदुस्तान में उत्तर भारत में स्थापित हुआ। इसके बाद में दोस्तों पाल डायनेस्टी का क्या हुआ? तो वहां पर पाल डायनेस्टी के समाप्ति होने के बाद में वहां पर सेन डायनेस्टी की स्थापना हुई, सेना डायनेस्टी की। और सेना डायनेस्टी, और जो इसके अंतिम शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन, जिसको कि बाद में गोरी के सेनापति या उनकी सेना ने इस राज्य को कब्जा कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिंदू राज्य है वो बारी बारी से समाप्त हो गए। उसी तरह से 973 ईस्वी एडी में, 973 एडी जहां तक मुझे याद है, राष्ट्रकूटों डायनेस्टी समाप्त हो गया। और जो इनने, आपको मैंने बताया था कि चालुक्य डायनेस्टी के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन सेकंड को हराने के बाद में दंती दुर्ग ने राजपूत डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो इन्हीं चालुक्यों ने, जो अभी इनके सामंत हो गए थे राष्ट्रकूटों के, अपने शक्ति को संचय किया और उन्हें कल्याणी में अपना कैपिटल स्थापित किया, जिसको बोलते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे राजवंश बाद के वर्षों में, और फिर कुछ दिनों के बाद में यह वंश भी कमजोर हो गया और बहुत सारे वंश जैसे यादव डायनेस्टी, उसके बाद में होयसालास, और फिर बाद में चोला डायनेस्टी सुदूर दक्षिण में, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, का आविर्भाव हुआ। और उत्तर भारत में हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे राजपूत राजाओं का उदय हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, जब तक कि ये मुसलमान राजाओं से, खास करके मोहम्मद गोरी और कि उनकी सेना से नहीं हारे। 1192 एडी में सेकंड बैटल ऑफ तराई में, और उसके बाद 1194 में, 1196 में, मैंने बहुत सीरीज ऑफ डिफीट्स, उन्होंने एक ही डिफीट नहीं किया बल्कि बहुत बार हिंदू राजाओं को हराया। और इसके बाद में उन्होंने हिंदुस्तान को, खास करके उत्तर भारत को कब्जा किया और बाद में हम देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल है उसका क्या महत्व है, भारत की राजनीति में इसका क्या महत्व है, और उसके अपेक्षाकृत स्टेट लिस्ट को कम रखा गया, तो केंद्र का दबदबा स्थापित करने के लिए किया गया। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसको मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछें।